हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हो गया है शंखनाद, निकाय नव निर्माण का। तीर राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींचता फान पर। घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो कड़ा इम्तिहान है। बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। निकाय चुनाव की सरगर्मियां दिन प्रतिदिन लगातार तेजी से अपनी चरम पर पहुंचती जा रही हैं और इन्हीं सरगर्मियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है नियो न्यूज। निकाय चुनाव की कहीं पर भी होने वाली चर्चा हो, चाहे विभिन्न राजनीतिक दलों की बनती बिगड़ती रणनीतियां हो या इस प्रकार की पॉलिटिकल डिबेट्स हो, इन सब को लेकर के हम आपके बीच में आने की कोशिश में हैं और उसी का प्रयास है हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये पूरा सेगमेंट चुनावी संग्राम। इससे पहले हमने गई पालिका आया निगम के जरिए हर वार्ड में जाकर के वहां का रियलिटी टेस्ट आप ही के साथ, आप ही की मौजूदगी में किया और उसी के अगले चरण में तब जबकि 26 नवंबर को मतदान होना है, 1 दिसंबर को मतगणना होनी है, तो उससे पहले अलग अलग राजनीतिक दल किस प्रकार से अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, हर एक के पास क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से वो जनता के बीच में जाकर के अपने समर्थन जुटाने की कवायद कर रहे हैं, इस सब को लेकर के हम आपके बीच में हैं। हर चीज आप तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश है। क्योंकि हम जानते हैं कि आपको राजनीति से ही नहीं बल्कि अपने नगर के विकास से भी बहुत बड़ा सरोकार है, तब जबकि 2 नगर पालिकाएं मिलकर के नगर निगम का रूप ले चुकी हैं। तो ऐसे में मथुरा वृंदावन की जनता जागरूक हो करके ये देखने, समझने और जानने की कोशिश में है कि वास्तव में आखिर चल क्या रहा है और आने वाले दिनों में उन्हें क्या निर्णय लेना है। इसी क्रम में हम अपनी इस पॉलिटिकल डिबेट को, इस राजनीतिक चर्चा को जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम चुनावी संग्राम के अंतर्गत। मैं आपका परिचय करा दूं, इस मंच पर हमारे जो आमंत्रित अतिथि हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों से आते हैं, उनको हमने बुलाया हुआ है। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री चिंताहरण चतुर्वेदी, बहुत बहुत स्वागत आपका। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित तुलसीराम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ सुरेश भगत जी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं, बहुत बहुत स्वागत सुरेश जी आपका। और मनोज गौर जी हमारे साथ हैं, सेवा दल के बहुत पुराने कार्यकर्ता, कांग्रेस का चेहरा, बहुत बहुत स्वागत मनोज जी आपका। बस जल्दी से इस चर्चा को शुरू करते हैं, बातचीत का क्रम शुरू करते हैं, लोगों से उनकी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस चुनाव को वो लोग देख रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनका आधार है, किस तरीके से वो जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन कुछ चर्चा जल्दी से इस बीच में करने की कोशिश, इस चुनावी संग्राम की पूरी बहस को, इस पूरी विचारधारा को आगे बढ़ाने से पहले एक अभी इन दिनों लगातार हम फीडबैक हमें भी मिल रहा है, हम देख भी रहे हैं और लोग जगह जगह कहते हुए सुनते भी मिल रहे हैं कि हम नोटा का प्रयोग करेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ और बहुत आदर के साथ सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए बस केवल अपना ये पक्ष रखने की कोशिश में हूं, ये बात आप तक पहुंचाने की इस चर्चा के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं। नोटा का विकल्प खुद हमारे चुनाव आयोग ने दिया, इस देश की व्यवस्था ने दिया, वहां पे जाकर के दिया कि तब जबकि आपको लगे, यानी अगर मैं मतदाता हूं, आप मतदाता हैं, आपको लगे कि जो प्रत्याशी है वो हमारे उपयुक्त नहीं है, तो हम उनमें से कह दें कि हम इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करते और जाकर के नोटा का बटन दबा दें। ये विकल्प मिला, लेकिन इस विकल्प का प्रयोग अपने विवेक से करना और दूसरी परिस्थिति की जानबूझ करके एक वातावरण बना करके विकल्प का प्रयोग करवाना, इसमें बड़ा अंतर है। यहां हम 21वीं सदी में तब जाकर के आज हम ये दावा करते हैं कि विश्व का सबसे युवा देश है भारत, उभरती हुई शक्ति है भारत, विकसित होती हुई शक्ति है भारत और बहुत पुरानी संस्कृति और सभ्यता का धनी है भारत। वहां पर जाकर के अगर हम ये देखें कि तब जबकि मथुरा नगर निगम पहली बार जिसका गठन हुआ है, जिसका पहला चुनाव होने जा रहा है और उसमें जो व्यवस्था के तहत अगर यहां के मेयर पद की सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया और उसमें अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न चेहरे मैदान में आए हैं, तो ऐसे में अगर जाकर के कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, चाहे उन्हें कथित बुद्धिजीवी कहूं या बुद्धिजीवी, अगर वो जाकर के कहें कि हम उसमें नोटा का प्रयोग करेंगे तो शायद ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। हम सभी
बहुत बड़े बड़े मंचों पर जाकर के बड़े बड़े भाषण इस बात के तो दे देते हैं कि हमारा पूरा समाज बराबरी का समाज होना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए, लेकिन तब जबकि अवसर देने के लिए, सामाजिक समरसता का अवसर देने के लिए अवसर मिला है, तो वहां जाकर के अगर नोटा पर बहस इस प्रकार से आगे बढ़े तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नोटा वास्तव में उपयुक्त प्रत्याशी न पाए जाने पर आप करें, लेकिन अगर इस प्रकार की आरक्षण व्यवस्था पर जाकर के नोटा की बात आए तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी बात को आप तक रखते हुए इस चर्चा का सीधे शुभारंभ करता हूं। सबसे पहले मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा, समाजवादी पार्टी के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष तुलसीराम शर्मा साहब हैं। एक बार फिर से स्वागत। किस तरीके से रणनीति बनाई है आप लोगों ने नगर निगम का चुनाव लड़ने की? पूरी तरीका से हमारा जो संगठन है जी, चुनाव जिताने के लिए प्रत्याशी को हर तरह से तैयार है जी। इस समय साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है, हम लोग अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे जी। और हम जनता से भी ये कहना चाहते हैं, ये नोटा वोटा तो सब बेकार की बात है। असली बात है जितने हमारे प्रत्याशी हैं इनका सम्मान करें, और दूसरे ये भी देखें कि किसकी निष्ठा दल में रही है। हमारे पास ऐसा चेहरा है, श्याम मुरारी चौहान के रूप में वाल्मीकि समाज से हैं, कि जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से ही वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और एक कार्यकर्ता का सम्मान हमारे दल ने किया है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो एक तो वफादारी का इनाम है, और जनता भी हमारे प्रत्याशी को वफादारी का इनाम देगी। आपने दो बातें कही थी, उसमें से मतलब बातें अपनी पूरी रखी है अपनी बड़े धैर्य के साथ, लेकिन उसमें जो दो बातें समझ में आई, एक तो साम दाम दंड भेद, तो हालांकि बड़े सहज रूप में आप कह गए, लेकिन इसके अर्थ निकाल लिए जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी का पुराना कल्चर भी बताया जाता है, लेकिन हम मानते हैं कि आप बहुत शिष्ट व्यक्ति हैं, वो आपने सहज रूप में साम दाम दंड भेद कह दिया है। किंतु इसके साथ साथ आपने कहा कि संगठन पूरी तरीके से तैयार है। आप संगठन की तैयारी की बात तो करते हैं, बड़े विश्वास के साथ ये कहते तो हैं, इस मंच से जनता तक आपकी आवाज भी पहुंच रही है, लेकिन संगठन नाम की चीज सपा में है कहां साहब? सब संगठन है, तमाम हमारे विंग हैं, युवा शाखा के, महिला शाखा भी है, और कार्यकर्ता इतना है, आप देख लीजिएगा जितना कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पास है उतना कार्यकर्ता किसी दल में। तुलसीराम जी, पुराने चुनाव परिणामों को आप उठा लीजिए, मथुरा तो है ही केंद्र क्योंकि मुख्यालय है, इसके अलावा अन्य विधानसभाओं की तो मैं बात भी नहीं कर सकता समाजवादी पार्टी के नाम पर, अगर संजय लाठर जी का चुनाव छोड़ दिया जाए और मथुरा में डॉक्टर अशोक अग्रवाल का, तो इसके बाद आप लोगों के पास है क्या साहब? नहीं, विधानसभा में भी संजय लाठर को भी मिला। मैंने कहा मैं उन दोनों को छोड़ के बात करूं तो समाजवादी पार्टी कब कुछ कर पाई है? तो अब और हमेशा प्रत्याशी जो होता है वो एक चेहरा जरूर होता है, लेकिन सारा काम, सारी शक्ति उसके कार्यकर्ता और संगठन ही झोंकते हैं, रणनीति संगठन बनाता है। तो यहाँ पर तो बहुत पीछे हैं आप। नहीं, नगर निगम में अब की बार कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। मैं पहले ही कह चुका हूँ जी, हर तरह से ये चुनाव समाजवादियों के लिए नाक का बाल बन चुका है, समाजवादियों के लिए नाक का बाल बन गया है। मनोज जी, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कैसे बन रही है रणनीति, किस तरफ चल चुके हैं आप लोग इस चुनाव में? सबसे पहले तो मैं नियो परिवार को आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन की बधाई देता हूं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। अनूप जी, कांग्रेस संगठन जमीनी संगठन है जी, और इतना बड़ा संगठन है कि समुद्र की तरह है जी, और पूरी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरा हुआ है। सभी लोग एकता के साथ वार्ड स्तर से लेकर के पूरे नगर निगम क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं जी, लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं, शिक्षित हैं, और उनके लिए जनता तत्पर है वोट देने के लिए। चार शब्द बात करूंगा सिर्फ, आपकी पूरी बातचीत में से 4 शब्द। पहले तो आपने कहा समुद्र, तो समुद्र है कहां साहब? समुद्र तो तभी बनता है जब नदियां उसमें आकर के गिरे। तो आपके यहाँ नदियां तो बहुत हैं, लेकिन समुद्र नहीं समझ में आता। एक नदी प्रदीप माथुर चला रहे होते हैं, एक नदी महेश पाठक चला रहे होते हैं, एक नदी श्याम सुंदर बिट्टू चला रहे होते हैं, जो आजकल कई दिनों से खुद के लिए बीमार बताते हैं। हालांकि अस्वस्थ होंगे, उनकी आवाज से भी मुझे लग रहा था, लेकिन उनकी अस्वस्थता कहीं आप लोगों की तैयारियों पर असर न डाल दे। तो सर, समुद्र कहाँ है आपके? नदियां तो बस बह रही हैं, लेकिन वो नदियां समुद्र में जाके समाहित नहीं हो रही कांग्रेस रूपी में। ये तो आपके संगठन की स्थिति है। जो नदियां
और फिर आपने कहा एकता, तो वही एकता का भारी अभाव कांग्रेस में नजर आता है। आप बुरी तरह से बिखरे रहते हैं पूर्व में लगातार। अब कोई बिखराव नहीं है, हमारे यहाँ कांग्रेस एक है। मनोज जी, आपको मैं बहुत नेतृत्व, प्रदीप माथुर जी, महेश पाठक जी, बिट्टू हैं, सभी लोग आपका इसलिए सम्मान करता हूं, लड़ा रहे हैं। मैं आपका इसलिए सम्मान करता हूं क्योंकि जो फ्रंटल संगठन है आपका, उसमें आपका बहुत पुराना चेहरा है और हमेशा से हमने आपको देखा कि अन्य सभी बातों से अलग आप सिर्फ अपनी निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। इसलिए मैं आपसे ज्यादा बात कर ले रहा हूं। एकता की बात अगर करी जाए तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में एकता तो मजाक की सी बात है। नहीं, परिवार बड़ा होता है तो फिर कुछ न कुछ पट तो होती रहती है, और फिर उसके बाद वो परिवार की खटपट इतना बड़ी हो जाती है कि परिवार छोटा हो जाता है, खटपट बड़ी हो जाती है। नहीं, अभी भी अब हमारा पूरा परिवार, कांग्रेस परिवार एकता में है। हाँ। इसमें कोई अलग वाली बात नहीं। ठीक है, अब आपने कहा अपने प्रत्याशी के बारे में, वो लोकप्रिय हैं और जनप्रिय हैं। आपने दो पहले उनके लिए ये अपने अलंकार दिए, कहां से है, कौन सी लोकप्रियता की बात करते हैं? सबसे पहले देखिए, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये ठीक है, लेकिन मोहन सिंह लोकप्रिय कहां से, कौन सी लोकप्रियता की बात करते हैं आप, मुझे बताइए। लोकप्रियता की इसलिए बात करते हैं, सबसे पहले तो उनमें गंभीरता है, संजीदगी है। लोकप्रियता पे बात करें, वो तो वो और करूंगा, उनके अलंकार आप श्रमायुक्त रहे हैं, उन्होंने काम किए, लोकप्रिय प्रशासनिक स्तर से पूरा काम। अब मैं बताता हूं, उनकी लोकप्रियता कल कारखानों में जरूर हो सकती है, विभिन्न फैक्ट्रीज में जरूर हो सकती है, कहां पे लोकप्रियता आपने देख ली? अब जनता के बीच जनता के बीच लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है उनकी, आप देख रहे हैं। आप खुद बताएं कि आपको तो खुद ये नहीं मालूम होगा कि मोहन सिंह जी कौन है। मोहन सिंह जी कांग्रेस के वोटर तो हो सकते हैं, राकेश यादव जिनको उपनाम मामा के तौर पर लोग जानते हैं उनके चहेते तो हो सकते हैं, प्रदीप माथुर कैंप के तो हो सकते हैं, लेकिन सेवा दल का मनोज हमारे सामने बैठे हों तो फिर कहां से इनको मोहन सिंह जी की लोकप्रियता का आकलन आप कर पाएंगे? नहीं, अब वो चुनाव मैदान में निकले हैं तो आज अभी जनता के बीच में आए हैं, अभी निकलने के लिए देख रहे हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। उससे ऐसा प्रदर्शित होता है कि वो निश्चित रूप से जनप्रिय होते चले जा रहे हैं और चुनाव जीतने की संशोधन आपने कर लिया है। मैंने जरूर कहा कि उनकी जनप्रियता या लोकप्रियता किसी खास सेक्टर में जरूर होगी, लेकिन अभी जनता तक नहीं। चिंताहरण चतुर्वेदी साहब, एक बार पुनः स्वागत। अभी सपा को सुना, कांग्रेस को सुना, तुलसी जी और मनोज जी, इसका मतलब सपा और कांग्रेस ही कहूंगा। पहले तो यही बताएं कि भाजपा किस तरफ चल पड़ी है इस पूरे चुनाव की तैयारियों को लेकर के, क्योंकि अभी जैसे कहा था तुलसी जी ने भी कि ये इस समय ये पूरा चुनाव नाक का बाल बना हुआ है, सभी राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा है क्योंकि पहला चुनाव है। तो किस तरह से आपकी रणनीतियां बन रही हैं? भारतीय जनता पार्टी को जी उत्तर प्रदेश की जनता ने 6 माह पूर्व अपूर्व बहुमत, भारी बहुमत दिया था और विगत 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि मथुरा की जनता को ये भरोसा देते थे कि नगर पालिका को हम नगर निगम बनाएंगे, लेकिन निगम उन्होंने नहीं बनने दिया और निगम न बने इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो जनता ने चुना विधायक श्रीकांत शर्मा जी, और आज वो ऊर्जा मंत्री हैं जी, 3 महीने के अंदर उन्होंने मथुरा को नगर निगम की सौगात दी जो कांग्रेस 15 साल से न कर सकी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे मंत्री ने 3 महीने के अंदर नगर निगम की घोषणा करा दी सरकार से। ये इससे बड़ा मथुरा के लिए कोई तोहफा नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 14 केवल नगर निगम थे और अयोध्या और मथुरा भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक एजेंडा में रहते हैं। दोनों को ही भारतीय जनता पार्टी ने। चिंता जी, आप अपनी बात यहीं से कंटिन्यू रखिएगा, जहां रहे यहीं से आगे बढ़ जाइएगा। आप ही के मैं तो पूछता तब तक आपने ही कहा कि अयोध्या और मथुरा हमारे प्राथमिक एजेंडे में रहते हैं। क्यों साहब, यही क्यों रहते हैं, पूरा प्रदेश क्यों नहीं रहता? ये एक आस्था के प्रतीक है। हाँ। ये एक समाज के प्रतीक हैं। हाँ। इसलिए धार्मिक क्षेत्र है। लेकिन अगर विपक्षियों की और विरोधियों की बात करें तो ये कहते हैं कि भाजपा की तो सिर्फ एक भाजपा की रणनीति का जाते हैं। हाँ, आपके विरोधियों की बात करें, विपक्षियों की बात करें अगर, तो उनका कहना है कि आप पर सबसे बड़ा कार्ड 52 पत्ते अगर ताश की गड्डी में होते हैं तो उसमें से सबसे बड़ा कार्ड आपके पास जो है वो बस हिंदुत्व का है। तो हर जगह पे जाके आपको वो कार्ड, तो वहां पर भी अयोध्या और मथुरा इसी तरह से आप इस्तेमाल कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की और योगी जी की जो भी योजनाएं चल रही हैं और जो भी योजनाएं बन रही हैं वो समस्त गरीबों को देखते हुए बन रही है जी। किसी संप्रदाय को लेकर के इस आधार पर बांट करके कोई योजना ऐसी नहीं है कि गरीब
हिंदू छात्र होगा तो उसको ये छात्रवृत्ति दी जाएगी, अल्पसंख्यक छात्र होगा तो उसको ये किया जाएगा, या अल्पसंख्यक। लेकिन आपको लगता है कि विकास की बातों पर जब वोट इकट्ठा नहीं हो पाता तो आओ हिंदुत्व का कार्ड खेल ले ना। सबका साथ सबका विकास। एक भी योजना अनूप जी आप नहीं बता सकते कि मोदी जी ने ऐसे दियो, इसके लिए नहीं और इसके लिए है, सभी समाज के वर्गों के लिए। लेकिन उसके बावजूद चिंता हरण जी दी जा रही, मान लिया, चलिए ठीक है, आप अपनी निगम का है, नहीं उस पे आता हूँ, उस पे अभी आप यही कंटिन्यू कर। लेकिन आपने कहा कि सभी योजनाओं में बराबर का दृष्टिकोण रख रहे हैं, विकास परक सोच रखते हैं, लेकिन एक फीडबैक मैंने नोटा का परिचय देते हुए अपनी बात की शुरुआत की है। एक फीडबैक आ रहा है कि चाहे वो केंद्र की 3 साल से अधिक समय की सरकार हो, चाहे प्रदेश की 6 वर्षीय लगभग कार्यकाल हो सरकार का, एक फीडबैक ऐसा आता हुआ दिख रहा है, चाहे विपक्षी फैला रहे हो, चाहे आप तक पहुंचा है कि नहीं, कि जनाधार घट रहा है, आप लोगों के प्रति नाराजगी है। ये देश में पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के अंदर देश की जनता भी जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है और मथुरा की जनता भी जानती है। नोटा का प्रयोग पहले से हो रहा है, आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन कुछ विपक्षी ऐसा फैला रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने वाली पार्टी है। दीनदयाल जी ने समाज को एक मंत्र दिया, पार्टी को एक सिद्धांत दिया अंत्योदय का, कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, जो गरीब है, दरिद्र है, उसको ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी योजनाएं बनाती है। चिंताहरण जी सोचती है, दीनदयाल जी की बातें करते हैं, सभ्यता और संस्कार की बात करते हैं, लेकिन ऐसा भी लगता है कि पार्टी और पार्टी के नेता अहंकारी हो गए हैं, ऐसा भी लग रहा है, ये फीडबैक मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी दिया है जो बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अनुसूचित मोर्चे का जिलाध्यक्ष अनेकों वर्ष रहा है। तो एक अपने ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दी। हमारे पास बहुत पैसे वाले भी प्रत्याशी थे, हमारे पास बहुत बड़े बड़े चेहरे भी प्रत्याशी थे जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक साधारण से कार्यकर्ता और वाल्मीकि समाज के अपने कार्यकर्ता, जिसपे न कोई धनबल है न उसपे कोई भावबल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम जिस विचारधारा को लेकर चलते हैं, इसी यहीं से आगे बढ़ूंगा। गरीब कार्यकर्ता को, ठीक है चिंताहरण जी, अभी इसी यहीं से आगे बढ़ूंगा और इसी आपके प्रत्याशी के ऊपर मुझे कुछ सवाल करने होंगे। सुरेश भगत जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल तो इस पूरे चुनाव में कुछ कर ही नहीं पाई, ऐसा लगा कि आप लोग गेम प्लानर बनने की कोशिश में तो लगे, लेकिन अंत में खाली हाथ रह गए। सबसे पहले मैं इस कृष्ण भगवान की नगरी में आगे होके आप लोगों के चैनल माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शुक्रिया। क्योंकि आपका जो चैनल, वैसे तो ये कृष्ण भगवान की नगरी से जाना जाता है, लेकिन ये चैनल से भी जाना जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने कहा है कि आप कोई गेम बना नहीं सके, गेम प्लानर की भूमिका में नजर आए और अंत में खाली हाथ रह गए। देखिए, हमारा राष्ट्रीय लोकदल किसान गरीब मजदूरों की पार्टी है और हम लोग निश्चित गेम बनाएंगे और निर्णायक भूमिका में हम रहेंगे। क्या होगा? चुनाव जिताएंगे। जैसे अब ये तो हमारा जो प्रतिनिधित्व है, जो हमारा समिति है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व है, वो तय करेगा। और ये निश्चित है कि हम निर्णायक भूमिका में हैं और हम जिस प्रत्याशी को समर्थन करेंगे वो चुनाव जीतेगा। यही तो आप लोगों की आधी अधूरी कहानी है। वो एक पिक्चर भी आ गई थी पिछले दिनों विद्या बालन की, मेरी अधूरी कहानी या हमारी अधूरी कहानी। यही तो लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल की कहानी हमेशा अधूरी ही रहती है। नहीं, हमारी अधूरी कैसे? हमारी आप अपने बूते पर कुछ नहीं कर सकते, दूसरे के संग जाकर के उसे गेम बनाएंगे। अपने दम पे कुछ है नहीं तो ला भैया तेरे संग लग जाऊंगा, थोड़ा सा श्रेय मुझे वैसे ही दे दियो कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। तो ये कौन, ये तो गेम का हिस्सा। अनूप जी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये प्लेयर अपने, अब देखिए समाजवादी पार्टी बैठी है, तुलसीराम जी कह रहे हैं कि कुछ ना सही लेकिन हमने अपना कार्यकर्ता तो दिया। तो उनके पास श्याम मुरारी चौहान, उन्होंने कहा कि हमारा कार्यकर्ता था, सपा का चेहरा है, चेहरे से सपा है, हमने उसे दिया। आपके पास एक प्रत्याशी नहीं निकल पाया। अनूप जी, हमारे 38 पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मेयर की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, मैं अपनी बात बता दूं। पार्षदों के लिए तो मैं यहाँ पर बैठे हुए किसी नौजवान साथी को प्रेरित करूं और उस साथी का हमारे यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र में गली मोहल्लों में बड़ों से नमस्कार अच्छी हो, युवाओं के बीच में उसका मेलजोल अच्छा हो, तो उसे खड़ा कर दें। तो पार्षदी में खड़ा होने के बाद अपनी पीठ थपथपाएंगे क्या? लोकदल के 38 प्रत्याशी मैदान में है सर। मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता। मेयर के लिए हम निश्चित ही इस तरीके का गुल खिलाएंगे जो आपको मालूम पड़ेगा
और जो जितनी भी पार्टी उनको गुल खिलाने में तो बहुत पुराने माहिर हैं। नहीं, पता चला 2 सांसद हो तो केंद्र में जाके पद हथिया लेते हैं, ये आप लोगों की पुराना इतिहास है। नहीं, एक बात आइए आप जी, राष्ट्रीय लोकदल निश्चित इस भूमिका में रहेगा। हमेशा से कह तो रहा हूं, गुल ही खिला सकते हैं, अपनी शक्ति तो धीरे धीरे आपने गंवा दी, क्योंकि एजेंडा था नहीं, कोई ठोस आधार था नहीं। कल तो बसपा के एक पदाधिकारी ने, सुरेश जी, इतनी तीखी टिप्पणी इसी मंच से कर दी कि इस जो आपकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोकदल है, बोले इसमें से राष्ट्रीय क्यों लगाया गया है, अब तो राष्ट्रीय रह ही नहीं गए, सिर्फ मथुरा और बागपत की राजनीति करते हैं, इनके नाम के संग राष्ट्रीय हटा दीजिए। ये मांग इस मंच से उठा दी आपके एक विपक्षी दल ने। चलो उन्होंने कर दी होगी, मैं तो नहीं करना चाहता हूं किसी दल के, आप तो नहीं करेंगे, सम्मान ही है जी। लेकिन मेरे दिमाग में उनकी जो स्थिति है, शायद हमारी तो इतनी खराब स्थिति भी नहीं है, उनकी जो वो करके गए, वो 200 सीटों पे से 19 पे आ गए, हमारे पास इतना था भी नहीं। लेकिन आप तो शून्य पे आ गए, आप तो शून्य पे आ गए। नहीं, हम बढ़ रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहे। आप कैसे बढ़ रहे हैं? हम निर्णायक भूमिका आप ऐसे ही बढ़ रहे हैं, आप ऐसे ही बढ़ रहे हैं कि हम तो जीत नहीं सकते। आपके खुद आपके जिलाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह का ये कहना था कि हमें लग रहा था कि हम सम्मानजनक हार भी नहीं पाएंगे, हम शायद बहुत बदनामी वाली और बड़ी गिरी हुई हार हमें मिलेगी, इसलिए हमने फैसला किया कि ऐसी जंग में मत जाओ, अब जाकर के हम देखेंगे कि किसको जिताना है, हमारा उद्देश्य सिर्फ भाजपा को हराना है। तो सर ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है? आप तो ये डिस्ट्रक्टिव हो गए ना, ये तो नकारात्मक आपकी शैली हो गई राजनीति की। तो पब्लिक आज, अब जनता इस प्रकार की नकारात्मकता क्यों पसंद करेगी? नहीं, नकारात्मक बिल्कुल नहीं करेगी जनता, जी। लेकिन हमारे पास वोटर है, हमारी पार्टी है, और निश्चित ही हम इस तरीके का गुल खिलाएंगे कि जो आपको भी मालूम पड़ेगा और हमारी जो पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं उनको भी मालूम पड़ेगा कि वास्तव में लोकदल की क्या भूमिका रही है। सुरेश भगत जी, आप मथुरा में इतिहास रचा है जो लोकदल नहीं रचा। सुरेश भगत जी, ये मालूम पड़ जाएगा। आप बड़े खाटी आदमी हैं, मुझे मालूम है, बड़े ठेठ मतलब मस्त आदमी हैं। तो आपका जो गुल वाला जो शब्द लगातार चल रहा है, लोग ये कहते हैं कि जो आप अपना वोटर होने का जो दंभ दिखाते हैं, जो ताकत है आपकी, उसी से तो ब्लैकमेलिंग करते हैं। उतना बस पोर्शन ले लिया, उसके बाद बोले हम ही गेम चेंजर हैं, हम ही बताएंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, गुल खिलेगा। हमारे 38 पार्षद लड़ रहे हैं जी, और 38 की स्थिति आप देख लीजिए। और यही हालत हमारी, अब जब मेयर का जो आदमी हम अपना समर्थन देंगे, वो ही चुनाव जीतेगा, ये भी आप सुन लीजिए। चलिए, तो मुझे लगता है कि लोग आपके सामने झोली फैलाएंगे, फिर आपसे हमेशा दबे रहेंगे, और इस तरीके से ऐसा प्रत्याशी जो राष्ट्रीय लोकदल के दबाव में आगे 5 साल काम करेगा, तो जनता किस प्रकार से निर्णय लेगी अभी समय बताएगा। अभी जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनसे चर्चा लगातार जारी है। बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, और अभी पहले सवाल के तौर पर जितनी चर्चा आगे बढ़ी है, उसमें बस यही जानने की कोशिश की गई है कि नगर निगम में मेयर पद के प्रत्याशी के लिए या पार्षदों के लिए रणनीति आखिर इनके पास क्या है। रणनीतियों का हालांकि खुलासा न करते हुए अपने अपने एजेंडे का कुछ झलक जरूर दे बैठे हैं, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल अभी तक खाली हाथ नजर आई है। ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर से चर्चा जारी करते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर उतरेंगे ये चुनाव मैदान में, जनता क्या चाहती है, किन समस्याओं से ग्रस्त है, क्या उसका अध्ययन कर पाए हैं, और उनके समाधान के लिए इनके पास अपना एक ब्लूप्रिंट क्या है। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखते हैं। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। नगर निकाय की चुनाव की सरगर्मियों के बीच हम विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी रणनीतियां क्या हैं, मुद्दे क्या हैं। नगर निगम बनने के बाद वो इस मथुरा महानगर को, मथुरा और वृंदावन महानगर को आखिर दे क्या सकते हैं, क्या सौगातें मिल सकती हैं। एक बात मैं फिर से चिंताहर चतुर्वेदी जी से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर मैंने कहा था कि सर आपको वहीं रोकता हूं और वहीं से शुरू करूंगा। आपने कहा था कि हमने अपने प्रत्याशी के बारे में आप बात करते हुए चल रहे थे, डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी के बारे में। आपने कहा कि किस तरीके से उनका चयन किया गया। आपने बताया कि आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है, अंत्योदय को आधार बनाया और ये कोशिश की कि क्यों ना सामाजिक समरसता के तहत अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी बराबरी की भागीदारी की जाए, दी। सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कहने में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं। मैंने उसी दौर में कहा कि आज नोटा की जो एक फोर्स की जा रही है, नोटा अवश्य प्रयोग लाया जा सकता है यदि स्वविवेक से सही लॉजिकल वे में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कुछ ऐसी चीजों को आधार बना करके जो हम आज तथाकथित बौद्धिकता के बीच में दकियानूसी विचारधारा अपना लेते हैं, वहां जाकर के मुझे लगा कि वो अखरा, और इसी वजह से मैंने अपनी चर्चा को जनता के साथ शेयर किया। अगर मैं आपसे कहूं तो आप अपने प्रत्याशी की स्वीकार्यता किस प्रकार से बनवा पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ रही है। हम 70 में से 69 वार्डों में चुनाव लड़ रहे हैं, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की 6 महीने की सरकार है, लोग 8-8 और 10-10 घंटे बिजली मिलती थी,
लोग बिजली का इंतजार करते थे, लेकिन मथुरा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाया, प्रदेश में सरकार बनाई। आज लोग इंतजार करते हैं कि बिजली कब जाएगी। तो बिजली मिल रही है, कारखाने चल रहे हैं, और बिजली एक ऐसी चीज है जिससे सारा तंत्र बिजली के तहत घूमता है। लेकिन 6 महीना सरकार को हुआ है और बिजली की समस्या में समझता हूँ मथुरा से मुक्त हो गई है। यदि कहीं कोई फॉल्ट होता है तो घंटे 2 घंटे के लिए बिजली जाती है। सर इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं ना, ऊर्जा मंत्री का गृह क्षेत्र है, इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। लोग हमसे कहते हैं कि साहब बिजली ज्यादा मिल रही तो हमारा खर्चा भी बढ़ गया। तो पहले बिजली नहीं मिलती थी तो चलिए ठीक है, इस पे आप अपनी तारीफ कर लीजिए। लेकिन मैंने कहा कि आप अपने प्रत्याशी की स्वीकार्यता, नहीं स्वीकारता का कहीं कोई अस्वीकारता नहीं है। आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट पर दलित बंधुओं को ही चुनाव लड़ना है, ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है। और हमने अपने कार्यकर्ता को लड़ाया है और सब पार्टी वर्कर कार्यकर्ता एकजुटता के साथ सभी वार्डों में काम कर रहे हैं। और अनूप जी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी में जो आज प्रदेश और देश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, वह विश्वास इस पूरे उत्तर प्रदेश के निकाय के चुनावों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, चिंता इस पे भी मैं इस पे भी जिले में भी ठीक है, जनपद में भी नगर बात मुझे बताएं, आमतौर पर आपने चुनाव चिन्ह से आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, आप वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, बहुत सारे चुनाव आपने देख लिए। आप ही लोगों के साथ हम जब पत्रकारिता करते करते कई चुनाव हमने देख लिए, पहले तो एक सामान्य नागरिक के तौर पर मतदाता के रूप में, और अब पॉलिटिकल कवरेज के तौर पर जब जर्नलिस्ट के तौर पर भी देख लिए। हमेशा से एक चलन देखने को मिला, हमेशा से। अब इसको तार्किक तौर पर और वास्तविकता के तौर पर स्वीकार करेंगे, मैं ये अपेक्षा करता हूं। हमेशा से एक चलन देखने को मिला और इस बात को जनता भी शायद समझेगी, और अब जो ये बातचीत सुनने के बाद उसको और गहराई से देखने की हमारे दर्शक भी कोशिश करेंगे। हमेशा से एक चलन था कि जो पहले सभासद होते थे, अब वो इस बार पार्षद पद के लिए मैदान में है, तो चाहे वो सभासद रहते हों तो उनके जो भी प्रचार सामग्री होती थी उस पर 2 फोटो अवश्य होती थी, या तो राष्ट्रीय नेतृत्व की या प्रादेशिक नेतृत्व की जो होती थी वो तो टॉप पे होती थी, उसके अलावा एक स्वयं उस सभासद की होती थी और उसी पार्टी से जो चेयरमैन पद का प्रत्याशी होता था उसकी होती थी। इस बार एक नई चीज देखने को मिल रही है। 70 में से अधिकांश वार्ड ऐसे हैं चिंताहरण जी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार सामग्री से आपके मेयर पद के प्रत्याशी गायब है, उनको नहीं स्थान दिया गया है। मैं इसलिए आपसे स्वीकार्यता की बात कर रहा हूं। यह संकेत है कि आपकी पार्टी उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रही, आप जनता के बीच में कैसे जाएंगे? ऐसा नहीं है, ये सच्चाई बता रहा हूं, आपके पास गलत सूचना, ये सच्चाई बता रहा हूं चिंताहरण जी। आप इसका जाके अध्ययन करिए, इसको चेक करवाइए, आप जिले के पदाधिकारी, ये आवश्यक भी है आपके लिए, ये मैं इनपुट दे रहा हूं आपको। 1-2 वार्डों में लोगों ने जल्दबाजी में, सर ऐसा नहीं है, मैं आपको अधिकांश कह रहा हूं, तो किसी वजह से कह रहा हूं, अपनी छपा ली है। लेकिन आपको आज से ही और कल से जी हर वार्ड में मेयर और सभासद का एक ही आपको हैंडबिल दिखाई देगा, एक ही बैनर दिखाई देंगे। सामग्री छपने में भी टाइम लगता है जी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये विरोधियों की अफवाहें चलती रहती है। चिंताहरण जी, मैंने तो ये उम्मीद की है कि आप इसे एक सकारात्मक सुझाव के तौर पर देखेंगे। आप उसे देखिए, आप अपनी बात को रखेंगे क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में आपकी भाषा, आपको मालूम है एंगल क्या रखना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर मैं बहुत जानबूझ करके ये विषय उठा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु का चेहरा 70 वार्ड में पार्षद के तौर पर लड़ रहे प्रत्याशियों के प्रचार सामग्री से अधिकांश वार्डों के प्रत्याशियों के प्रचार सामग्री से गायब है। इसे क्या माने? जब अपनी ही पार्टी में स्वीकार्यता नहीं हो रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। मनोज जी, ये बात अभी जो मैंने कही है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए अनूप जी, पहले तो मैं अपने सम्मानित भाई चिंताहरण जी को बता देना चाहता हूँ कि ये नगर निगम बनाने में विधायक प्रदीप माथुर जी के अथक प्रयासों से ही ये नगर निगम बना। और नगर निगम बनने के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार में डुबकी लगाए हुए हमारे मथुरा की चेयरमैन थी, भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन साहब थी, वो जनता से छुपा नहीं है। चाहे वो एसटीबी प्लांट का भ्रष्टाचार रहा हो, या वो जलकल विभाग का घपला रहा हो, या कोटेशन के द्वारा करोड़ों रुपए के काम कराए गए, लेकिन वो काम जनता के बीच में नहीं आए। उनकी जांचें हुई है ना, उसे स्थापित तौर पे जांच हो रही है, इसीलिए तो हम बता रहे हैं इस बात को कि उसकी जांचें चल रही हैं।
जो काम हो चुके हैं या नहीं हुए, आपने कहा नहीं हुए, कि उनका भी पैसा आपके उनका जो मिल गया। विधायक थे तत्कालीन प्रदीप माथुर, उनकी देन है नगर निगम। वो कहते हैं 15 सालों से मात्र जबानी जमा खर्च हुआ, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। 15 साल में जमा खर्च नहीं हुआ। 15 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री हुआ करते थे मथुरा जनपद से जी। 4 मंत्रियों ने वो काम नहीं कराए जो विधायक प्रदीप माथुर ने यहाँ मथुरा जनपद में काम कराए। क्या काम करते हैं बताइए? जेनर्म जानते हैं? एक शब्द सुना होगा ना? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, इसका पूरा नाम है। आपको पता है? जेनर्म के द्वारा ये केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय से ये स्कीम आई थी, पता है? जेनर्म के द्वारा और इस मथुरा के कायाकल्प के लिए आई थी, पता है? 1850 करोड़ रुपए उस समय का बजट बताया गया था, पता है? लेकिन मनोज जी, दुखी तो आपको भी होना चाहिए। आप बहुत सच्चे इंसान हैं, बहुत सच्चे इंसान हैं, मैं आपकी हमेशा कद्र करता हूं। दुखी आपको भी होना चाहिए कि अगर वो कल एक टिप्पणी थी, वो भी कुमार नरेंद्र सिंह जी की थी, कि अगर वो 1850 करोड़ रुपए सही तरीके से लग गए होते इस मथुरा में, तो शायद आज नगर निगम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो विरोधियों के द्वारा इस तरह से चाल चल के अपने ही लोगों में फूट पड़वा करके, क्यों चेयरमैन भी हमारे अच्छा, इसके लिए भी आप दूसरों पे ही पत्थर फेंकेंगे? अरे अपना घर तो सुरक्षित रखिए। आपके चेयरमैन थे, आपके विधायक थे, आपके सांसद थे। अब भी कौन सा, अभी यहाँ श्रीकांत शर्मा जी विधायक हैं। अरे आप इस जेनर्म की बात करिए ना। आपको लगता है कि कुछ कर पाए, इस शहर को कुछ दे पाए? क्या सौगात? आप कह रहे थे कि 4 मंत्री इनके रहे, क्या कहेंगे जेनर्म को लेकर के? किस तरीके से पैसा आया, कांग्रेस का क्या रवैया? जितना पैसा आया, नाले जितने बने हुए हैं सब जेनर्म के द्वारा बने हुए हैं। जेनर्म मथुरा के लिए वरदान रहा या अभिशाप? नहीं, अभिशाप इसलिए कहूंगा जी, जेनर्म के तहत जितने भी सीवर लाइनें शहर के अंदर डली, आज वो वैसे की वैसे पाइप पड़े हुए जी, न तो उनका कोई कनेक्शन हुआ जी, बिल्कुल ठीक बात, न कहीं वो सीवर लाइन का प्रयोग हो रहा। बहुत से और करोड़ों रुपया सरकार का आया, जनता जो टैक्स देती है उससे विकास के लिए आया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मथुरा और वृंदावन में जहाँ भी वो लाइनें डली सीवर की, आज तक एक भी लाइन सही नहीं डली, और इसीलिए आज सुचारू रूप से कहीं चालू नहीं। आपने तो सीवर लाइन का जिक्र किया, 1850 करोड़ की परियोजना बताई गई थी, और आज जो आंकड़ा है वो करीब 250 करोड़ रुपए मात्र लग पाया। और उस लगने का भी क्या रूप बना, किस तरीके से वो भ्रष्ट हुआ सब मामला, की जो चीज बननी चाहिए थी वो बिगड़ती हुई और दिखी। तो इसको क्या मुद्दा बनाने जा रही है भाजपा? माइक, ये मुद्दा था, इसीलिए जनता ने कांग्रेस पार्टी को हराया। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार इतने अधिक मतों से विधायक जिताया तो कभी कोई नहीं जीता। तो ये उसी का जवाब था। और इस चुनाव में मशीन जीती या मशीन जीती या विधायक जीते, ये तो जनता भी फैसला नहीं कर पाई। ये तर्क दीजिए, जनता भी आश्चर्य करती है। तर्क दीजिए मनोज जी, अब इसके पीछे या तो प्रमाणित करिए कि मशीन जीती या जब विधायक जीते। तो प्रमाण तो सामने हो चुका था, कई प्रदेशों से आया था। नहीं, आप अपने यहाँ की बात करिए ना। मध्य प्रदेश के चुनाव में ही देख लिया था आपने, एक के बदले 3 जा रहे हैं। नहीं, इन सब चीजों में से उसके बाद भी चुनाव आयोग ने जांच कराई, लेकिन आज तक रिपोर्ट इस प्रकार से नहीं आई जिसमें गलत बताया जाता। मैं ये विश्वास और उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अपने खोते हुए मनोज जी, अपने खोते हुए जनाधार को बनाने की बजाय अगर इस प्रकार से आप लोगों पर, दूसरों पर सिर्फ पत्थर फेंकेंगे तो ये तो यही कमजोरी है। हमने जनाधार नहीं खोया है, सुरेश, जनाधार हमारा वापस आ रहा है। अभी जब बात जेनर्म की चल रही थी, आप भी बहुत लंबे समय से इसी नगर में रहते हैं, भी आपका जो लगभग लब्बो लुआब नजर आया है, नरेंद्र मोदी जी या योगी जी काम करते आ रहे हैं, वो कांग्रेस का ही काम है, चाहे वो अब ये सब केंद्र से हो या राज्यों से हो। मनोज जी, सबसे अच्छी बात ही राजनीति में ये है कि आप अपनी लकीर खींचिए ना, दूसरों की खींची हुई लकीर पर इस तरीके से करते रहेंगे, यही आप लोगों की शायद तो हमारी लकीरों पर चल रहे हैं। ये मुझे बना तब भी अभी आप अपनी लकीर इसलिए नहीं खींच पाते क्योंकि आपको अभी भी मोदी और योगी की नजर आती है। सुरेश जी, अभी जिस तरीके से जेनर्म की बात चल रही थी, आपका जो लब्बो लुआब है वो समझ में आता है कि आप लोग कह रहे थे कि हम अभी गेम बनाएंगे और हम ही बताएंगे, हम ही निर्धारक बनेंगे। ये सब चीजें ठीक है, आने वाले समय में ये जरूर है कि राष्ट्रीय लोकदल को माया में लीन राम के चक्कर में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, किसी ना किसी का साथ लेना पड़ेगा, और बहुत हद तक इशारा है कि आप कांग्रेस की तरफ जाने वाले हैं। जेनर्म की बात यहां चली थी, क्या ये मथुरा के लिए एक अभिशाप नहीं रहा था? और अगर ऐसा अभिशाप देने वाली पार्टी का आप साथ देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, प्रदीप माथुर जी ने काम तो कराए हैं। हाँ, जेनर्म में काम कराए हैं, फ्लाईओवर भी। सर, मैं जेनर्म की बात कर रहा हूँ। 1850 करोड़ का उसका आंकड़ा है। प्रदीप माथुर साहब की जुबानी फिर से कहलवा दूंगा, मैंने तो बीसीओ खबरें उनकी इसी बात पे बनाई क्योंकि हम उत्साहित थे कि शहर बदलने वाला है, और बाद में मिला ठन पाल मदन गोपाल। 1850 में से 250 करोड़ मात्र लगने का कागजों पे बताया जाता है, और उसका कोई एक जगह जो आप ये कहें ये स्थापित कार्य है।
नाली भी जैसे हमारे बीएससी कॉलेज है वहाँ वो जिनम से ही बनी हुई। उन नालों का आपको स्वरूप पता है? आपको एक बात बताता हूँ, बीएसए कॉलेज से बहोरी रोड की तरफ एक नाले का जो कनेक्टिविटी थी, उसमें जब पिछली बरसात में बहुत बड़ा जल भराव हुआ था, तो बाद में ढूंढते जब पहुंचे थे तो पता चला कि नाला बना था और नाले में बनते समय पानी ना आ जाए। ये बात आप लोगों के गौर करने की है, दर्शकों के भी गौर करने की है। बनने के दौरान नाले में पानी आने से नाले में निर्माण कार्य प्रभावित न हो, तो उसके मुंह पर, मुखाने पर एक रोका लगा दिया गया था सीमेंटेड टाट के सीमेंट भर के, और वो रोका, नाला चालू हो गया, बन गया, सब काम हो गया, वो रोका नहीं हटाया गया और उसकी वजह से पूरा शहर शहर का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था। तो ये तो कार्य हुए हैं सर। ये नौकरशाही की, अच्छा अब इसमें नौकरशाही आ जाती है। वाह भाई मनोज जी, कर्मचारियों का काम है, उनको देखना चाहिए। चलिए अब जल्दी से शुरुआत आपसे कर लेता हूं तुलसीराम जी, जल्दी से कार्यक्रम के समापन की तरफ चलूंगा। ये बताइए कि अगर नगर निगम चुनाव को लड़ रहे हैं, आपने कहा था कि ये सबकी नाक का बाल है, पहला चुनाव है, क्या मुद्दे हैं? समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है? अनूप जी, वैसे तो कोई मुद्दा है नहीं जी, न विकास मुद्दा है, हाँ, न कोई अलग कोई मुद्दा है, हाँ, केवल अब तो मुद्दा ऐसे रह गए, जाति व्यवस्था का मुद्दा है। हाँ, कोई जाति को आधार मान करके वोट कर रहा है, हाँ, कोई पड़ोस को मान करके कर रहा है, हाँ। इस तरह के मुद्दा है। विकास कोई मुद्दा नहीं रहा। किसके लिए? जनता के लिए या दलों के लिए? दलों के लिए। हाँ, तो आप उसमें शामिल हैं? आप उसमें शामिल हैं? आप भी वही दल हैं जो विकास की बजाय जातियों पर, जाति आधारित चुनाव लड़ने जा रहा है? नहीं, मैं तो एक बात जनरली कहना चाहता हूँ, यहाँ तो यह हालत है कि जब लोग टिकट बांट रहे हैं तो टिकट में भी ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं, चाहे किसी दल को देख लो, मेरे दल के तो एक कार्यकर्ता को टिकट दी है, लेकिन यहाँ तो मैं दो पंक्ति कहूंगा कि चमचा चिमटा एक से और भली बनी तकदीर, चिमटा जलता आग में और चमचा खाता खीर। ये बात, ये आपके यहाँ भी लागू होता है? मेरे यहाँ तो प्रत्याशी ही पार्टी के कार्यकर्ता को बनाया है। हमें बता दो, कांग्रेस वालों ने प्रत्याशी बनाया है, कब का प्रत्याशी है कांग्रेस का व्यक्ति, कब का कोई मेंबर है कांग्रेस? ये तो अफसर रहे, ये उन्हें लोकप्रिय और जनप्रिय बताते हैं। देखिए साहब, अफसर रहे, अगर कांग्रेस में कोई सुबह भ्रष्टाचार करता है, ये आरोप है, अमृत पी जाता है और वो भ्रष्टाचार से ये इस आरोप को किस आधार पर लगाते हैं? अरे जो कर्मचारी रहा है, अधिकारी रहा है, उस पर तो आरोप सिद्ध हो ही जाता है। और अब ये कब के कांग्रेसी रहेगा, हमें तो बताओ। केवल दो लोगों की चापलूसी करके टिकट ले आए, तमाम लोग इनके दल में भी थे कार्यकर्ता, क्यों नहीं दी गई उनको टिकट? ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में हालत है, हर जगह आग लगी हुई है, मंच पर कोई नहीं कहना चाहता उस बात, मंच पर कोई नहीं कहना चाहता। समाजवादी पार्टी के लिए एक सवाल है हमारे पास, हमारे साथी रवि यादव है, थोड़ा इधर की तरफ ही आ जाए। वो अभी बता रहे थे कि वो कुछ पूछना चाहते हैं तुलसीराम जी से, क्या सवाल करना चाहते हैं? पंडित जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप सीनियर लीडर हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे पार्टी के, आपका जो है मथुरा में नगर अध्यक्ष कौन है? अभी हमारे यहाँ जो महानगर बना है, महानगर का जब तक चुनाव आ गए तो घोषणा नहीं कर पाए। मैं पूछ रहा हूँ महानगर अध्यक्ष कौन है? विधानसभा से आपके पास महानगर अध्यक्ष है ही नहीं। अभी फिलहाल बनाया नहीं है। कब बनेगा? संगठन दुरुस्त होगा इस चुनाव के बाद। अच्छा ठीक है, आपकी क्या जिले की पूरी कार्यकारिणी बन गई सिवा महासचिव? और अभी फिलहाल कोई नहीं बना है। 6 महीने से कार्यकारिणी नहीं बनी? हाँ, नहीं बनी है। आप मेयर के चुनाव में उतर गई। वृंदावन में अध्यक्ष पुराने लोगों से ही काम हो रहा है। चला अब वृंदावन तो हमारे महानगर में आ गया, महानगर बनाया जाएगा, वृंदावन भंग चल रहा है समय। अच्छा, जो अध्यक्ष थे वो हट चुके कुल मिला के? सब हट गए और मथुरा में कार्यकारिणी बना नहीं पाए। अब पुरानी कार्यकारिणी से काम ले रहे हैं। अच्छा चलिए, तो चुनाव की घोषणा को हो चुके हैं और प्रत्याशी उतर चुका है। आप ये बताते हैं कि जो चुनाव की कमेटी बनती है, कोर कमेटी, वो कितने मेंबरों की है? 21 सदस्यीय कोर कमेटी बनाई गई है। उसमें हर जाति वर्ग, हर व्यक्ति कार्यकर्ता को मौका मिला है उसमें। हाँ, कुल टोटल पार्षद पद के प्रत्याशी कितने उतरे आपके? अब प्रत्याशी का तो मुझे ये पता नहीं है। हाँ, तो आपको प्रत्याशी को पता नहीं, कोर कमेटी बन गई। हाँ, ऐसे कैसे चुनाव लड़ रहे हैं आप? कोर कमेटी बनी है। हाँ, आप तो वहाँ गए भी नहीं कार्यालय, बता रहे हैं कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कितने प्रत्याशी हैं कुल टोटल? मुझे पता नहीं है। कार्यालय के उद्घाटन पर भी मैं गया था। हाँ, और रोज जाता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं जा रहा कहीं। कोर कमेटी में आप शामिल हो? शामिल हूँ उसमें। उसके बाद आप पता नहीं कितने पार्षद लड़ रहे हैं? केवल कोर कमेटी में ही हूँ मैं। हाँ, अब लोग कर रहे हैं। अच्छा, पूरे 70 पे 70 लड़ रहे हैं? नहीं, 70 नहीं लड़ रहे। कितने? करीब हम लोग
35-40 लोग लड़ रहे हैं। आप 35 बता रहे हैं, मैं 40 मान लेता हूँ, 5 बढ़ गए। आपके जिलाध्यक्ष 58 बता के चले गए। कल प्रभाजी जो आए थे उदयवीर सिंह जी, वो 67 बोल रहे थे हमसे। नहीं, हमने लिस्ट बनाई 46 की। फिर आपके एक प्रत्याशी वो जो पदाधिकारी ने कहा कि हम करीब 12 लोगों को समर्थन दे रहे हैं शहर में। वो 12 तो बता दो कौन से समर्थन वाले? नहीं, 45 लोग लड़ रहे हैं। केवल अनूप जी गुमराह कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कोई तैयारी धरातल पर नहीं है। आप इनके प्रत्याशी से पूछ लो कि कहाँ प्रचार चल रहा था, वो भी नहीं बता पाते दिन में कि यहाँ चल रहे हैं। अरे जिलाध्यक्ष बन चुके, जिलाध्यक्ष महासचिव केवल 2 व्यक्ति पूरे जिले कार्यकारिणी चला रहे हैं। महानगर अध्यक्ष यानी डॉक्टर अशोक अग्रवाल के पास आज भी लखनऊ से महानगर अध्यक्ष पद के लेटर आते हैं। महासचिव को ये मानते नहीं, उनके पास लेटर आते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि। आप एक लाइन आपने कही थी अभी कि ये चुनाव हो जाएगा तब सब ठीक करेंगे। सर, चुनाव से पहले लोग ठीक करते हैं, तब चुनाव मैदान में जाते हैं। यहाँ तो उल्टी धारा बहा रहे हैं आप। अभी तो ये कार्यवाहक बने हुए हैं, इसके बाद में और अभी आप जब कह रहे थे ना कि हर एक का घर जल रहा है, कोई कहना नहीं चाहता, सबसे ज्यादा आग तो आपके यहाँ लगी हुई है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये तो आपकी लाचारी प्रदर्शित हो रही है। आपको मालूम है कि इस समय बस सपा में आपकी दाल नहीं गल रही। वो तो हम नियो वाले ही हैं जो आप लोगों को इस तरह से बुला बुला के मंच पे बिठाते हैं, क्योंकि हमारी नजरों में आपका बहुत सम्मान है। नहीं। आपकी पार्टी में आपकी दाल नहीं गल रही है। चलिए, कुल मिलाकर के एक बात सुन लीजिए। अभी इतनी देर तक डिस्कशन हुआ है, रवि ने भी सवाल कर लिए हैं, और चाहते तो हमारे सवालों को बहुत तेजी से स्मार्टली डाइवर्ट कर सकते थे अपने मुद्दे बता करके। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारने का दावा करती है, लेकिन आश्चर्यजनक बात, मथुरा नगर निगम जो पहली बार शेप लेके आया है उसके लिए इनके पास मुद्दे नहीं है, जबकि ये यहीं के निवासी हैं, बहुत पुराने, और यहाँ के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। आपसे तो मुद्दे पूछना बेकार है साहब, आपके तो हाथ ही खाली है। सुरेश भगत जी ने क्या से पूछे, क्या पूछे? अभी तो आप, अच्छा आपने मुद्दा बता दिया कि मैं ये पेड़ कटवाऊंगा, और जिसको समर्थन देने के बोले दिमाग खराब है, क्यों कटवाओगे, हमारा तो मुद्दा नहीं है, तो क्या कर लेंगे फिर आप? नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ, बताइए। हम जिला पंचायत सदस्य 9 है जी, और हमने माननीय लक्ष्मी नारायण जी को समर्थन दिया। ठीक है, और हमें आधा काम मिलता है और हम काम करा रहे हैं। अब हमारे क्षेत्र में देख लीजिए, अब मैंने गोवर्धन में आपको ये बताया था, मेरे यहाँ 45 गांव है, 24 गांवों में काम करा चुका हूँ। तो हमारा ये मुद्दा है कि हमें काम कराएंगे, जिसका साथ देंगे उसका साथ लेंगे भी, उसका साथ मुद्दा क्यों नहीं है हमारे पास? चलिए, कुल मिलाकर के राजनीतिक हिस्सेदारी और बंटवारा बस मुद्दा नहीं है, साथ लेंगे, काम कराएंगे, ये मुद्दा है। और काम की आड़ में अक्सर करके अभी तक राजनीतिक खेल किस प्रकार से होते हैं, यही जनता कहती है कि इस वजह से राजनीति से थोड़ी सी उदासीनता हो जाती है। मनोज जी बताएं। हम बहुत मुद्दे हैं देखा जाए तो नगर निगम के लिए जी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी यमुना जी का। ठीक है, यमुना जी को आप देखिए, आप घाट किनारे जाएंगे तो कितनी भीषण गंदगी है। यमुना जी के आसपास जितने भी घाट हैं, उसे संक्षिप्त में यमुना शुद्धिकरण मुद्दा है। आपको बता देता हूँ, नहीं यमुना शुद्धि, क्योंकि समय की बात है ना, शुद्धिकरण तो है, यमुना शुद्धिकरण दूसरा, लेकिन नाके भी हैं ऐसे, जैसे बंगाली घाट है, ठीक है, स्वामी घाट है। आप जाकर के देखिए, देश विदेश से लोग आते हैं। मनोज जी आगे बढ़े ना, यमुना शुद्धिकरण और उसका विकास, उसके कितनी वेदना होती है। सेकंड, नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी अगला मुद्दा बताइए सर। के नाम पर, एक मिनट, स्वच्छता के नाम पर आपने करोड़ों रुपए का केवल प्रचार और प्रसार में खर्चा किया। अगर यही खर्चा कर्मचारियों को रख करके सफाई अभियान चालू कराते, मैं समझता हूँ मथुरा से गंदगी साफ हो गई होती। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, फिर मेरे पास समय की एक निश्चित सीमा है। आप कांग्रेस के मुद्दे बताइए। यमुना शुद्धिकरण एक, दूसरा मुद्दा है हमारा, जो यहाँ सड़कें हैं, गलियां हैं, सोच लीजिए गड्ढा युक्त है। जो अभी योगी जी ने कहा था गड्ढा मुक्त कराएंगे, लेकिन योगी जी नहीं करा पाएंगे। लेकिन कांग्रेस का जब यहाँ नगर आयुक्त बैठेंगे या नगर निगम के मेयर बैठेंगे, उस समय निश्चित रूप से गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। एक बात और महत्वपूर्ण कह गए मनोज जी, आप बस यहीं से आप आगे बढ़ जाइएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह गए, कांग्रेस के नगर आयुक्त, हालांकि वो संशोधन है, कांग्रेस के नगर आयुक्त नहीं, ठीक है, ना मेयर बैठेंगे। अब एक बात देखिए, मेयर बैठेंगे कांग्रेस के, जैसा ये कहते हैं, अभी तो भविष्य के गर्भ में ये तो कांग्रेसी है तो यही बोलेंगे, हर एक का अपना चश्मा होता है देखने का। नहीं ठीक है, अरे नहीं, वो बात नहीं कह रहा सर, मैं वो आपकी बात को नहीं कह रहा। लेकिन एक बात और भी उठती है कि अगर ये जो जंग चल रही है, और यहाँ पर काफी हद तक देखने को मिल रहा है कि ये जंग भाजपा और कांग्रेस के बीच में सिमटती हुई दिख रही है, तो इसमें अगर कांग्रेस का, अब ये भविष्य में है, अगर कांग्रेस का मेयर आता है तो क्या वो प्रदेश की सरकार से अपेक्षित सहयोग ले पाएगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। दूसरे और आगे
अगर निश्चित रूप से हमको राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, मुद्दा नंबर 3, वो तो मैंने अगर ये हमको सहयोग करती हैं तो निश्चित रूप से मथुरा का कायाकल्प होगा और एक स्वर्ग बन जाएगा। काफी कोशिशों के बाद भी आप बहुत ज्यादा नहीं सोच पाए, 2 मुद्दों के आगे आप बढ़ नहीं पाए, एक ही मुद्दा आप दे पाए, गड्ढा मुक्त। तो बातें वो गलियों की, गड्ढे मुक्ति की अलग व्यवस्था होती है। चिंताहरण जी, क्या मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं और चाहते हैं कि जनता समर्थन दे? भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र ही मुद्दा है विकास। विकास कैसे हो, और विकास कराने के लिए जैसे मैंने कहा कि 6 महीने सरकार को हुए और हमारे विधायक और हमारे मंत्री जी ने ब्रज विकास बोर्ड का गठन भी पहली बार उत्तर प्रदेश के में किया है। केवल मथुरा ही नहीं, तो ब्रज 84 कोस जो पूरा ब्रज क्षेत्र है उसका विकास कैसे हो और उस विकास में आगे गति आए, उसके लिए बोर्ड का गठन किया है। अपने यहाँ जो सीनियर IPS अधिकारी हैं, SSP रहे थे शैलजाकांत मिश्रा जी, ठीक है, बहुत ईमानदार अधिकारी रहे थे, आगे उनको उस बोर्ड का उपाध्यक्ष भी बनाया है। ठीक है, आगे और पूरे क्षेत्र का विकास हो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और मेयर भारतीय जनता पार्टी का जनता के सहयोग से बनने जा रहा है। और प्रदेश की सरकार के सहयोग से मथुरा का नक्शा 5 वर्ष बाद यदि लोग देखने आएंगे तो मैं निश्चित रूप से इस मंच से कह सकता हूँ आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अगले आने वाले 5 वर्ष बाद जो व्यक्ति मथुरा आएगा वो निश्चित रूप से कह के जाएगा कि मथुरा का नक्शा ही बदल गया है। बस एक छोटे से सवाल का जवाब, और यही एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब देकर के बस कार्यक्रम का समापन करेंगे। अगर बाय द वे, अभी मैंने कहा कि जैसे मनोज जी कहते हैं कि हमारा मेयर होगा, आपने कहा हमारा मेयर होगा, ये भविष्य के गर्भ में है, समय तय करेगा। बाय द वे अगर आपका मेयर होता है, ऐसी अभी संभावनाओं भी बात की गई है, तो ये कहा जा रहा है, लोग ये कहते हैं कि उसकी चाबी तो कहीं और होगी। इसकी आपका मेयर की मेयर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारी योजनाओं के अनुसार वो जो है मथुरा नगर निगम का विकास कराएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र काफी जुड़ा है जी। जो पहले से नगर पालिका क्षेत्र था आउटर का, ठीक है, उसमें भी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, मेरा सवाल बस वही था कि उसकी चाबी कहीं और होगी। मैंने बस सभी कामों का मेरा सवाल था चाबी का कि आपके मेयर पद की अगर भविष्य में आपको अगर ऐसा होता है तो चाबी कहाँ होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया भगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुलसीराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया चिंताहरण जी। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे हमारे ये सभी मेहमान जिनसे हमने की है आज की ये राजनीतिक चर्चा अपने खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में। साफ तौर पर आपको देखने को मिला होगा कि समाजवादी पार्टी जिसकी अभी तक जिले की इकाई गठित नहीं है, जिसके पूर्व जिलाध्यक्ष को जो 21 सदस्यीय उस समिति में शामिल है जिसे चुनाव का पूरा संचालन करना है, उन्हें अपने घोषित पार्षदों की संख्या नहीं पता है और यह भी नहीं पता कि आखिर किन जगहों पर वो समर्थन कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि समाजवादी पार्टी आज किस हाल में है। वहीं दूसरी ओर सुरेश भगत जी की अगर बात करें तो वहां एक दम्भ जरूर है कि हम निर्णायक भूमिका अदा करेंगे, लेकिन वास्तव में वो मादा और वो राजनीतिक शक्ति नजर नहीं आती जिससे राष्ट्रीय लोकदल ये कह सके कि हां वो भी इस पूरे चुनाव में कहीं सक्रिय भूमिका निभा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी पर आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। ये सवाल लगातार तेजी से सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इन आए हुए प्रतिनिधि की बात करें तो नगर निगम एक बड़ा कैनवास है। हमने साफ तौर पर कहा था मथुरा और वृंदावन की नगर पालिकाओं को मिलाकर के नगर निगम का गठन किया गया है। ये एक बहुत बड़ा कैनवास है, इस पे बहुत कुछ रचा जा सकता है, नए नए रंग भरे जा सकते हैं। तो ऐसे में मुद्दे जो ठोस मुद्दे हों, जो मेरे हों, आपके हों, हम सबके हों, वहां बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन कांग्रेस को समुद्र बताने वाले मनोज जी यहां पर अपने मुद्दे भी नहीं गिना पाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी विकास को अपना मुद्दा तो जरूर बताती है, लेकिन एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि शायद पार्टी की सबसे बड़ी कवायद और शक्ति अभी अपने प्रत्याशी की स्वीकार्यता अपनों के बाद जनता में बनवाने की होगी। हमारी चुनावी संग्राम नामक इस कार्यक्रम में आज ये चर्चा बस यहीं, फिर होगी मुलाकात, नए होंगे मेहमान, चलेगी ये चर्चा, क्योंकि हमें इस पूरे नगर निकाय चुनाव की हर सरगर्मी आपको घर बैठे पहुंचानी है, क्योंकि हमें मालूम है कि मथुरा की जनता बहुत जागरूक है, राजनीति की बड़ी अच्छी परख रखती है। तो आपको ये पता चलना भी बहुत जरूरी है कि जनपद में अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर से मथुरा नगर निगम क्षेत्र में क्या चल रहा है। ये सब कुछ आप तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है और हम इस दायित्व को आप ही के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हो गया है शंखनाद निकाय नव निर्माण का।
राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींचता नौफान पर, घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो कड़ा इम्तिहान है, बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है।